Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 21st June, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe, and if you want to join the Telegram group of UPSC Analyzer then you can join, link is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, आर्म्ड फोर्सेस चीफ्स विल ब्रीफ पीएम टुडे ऑन अग्निपथ स्कीम. अग्निपथ स्कीम किसके लिए है? तो इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, और उसके लिए आर्मी ने नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया है. तो जो भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पर कंपलसरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है. अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जो कि एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर सेड समटाइम्स डिसीजंस मे नॉट सीम राइट एट द फर्स्ट इंस्टांस, लेकिन लेटर स्टेज में वही डिसीजंस यहाँ पर डिविडेंड्स पे करना स्टार्ट कर देते हैं. और अगर हम ये चाहते हैं कि नया इंडिया हो, नए विजन के साथ हो, नए गोल्स के साथ हो, तो उसके लिए रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है. जब भी कोई चेंज होता है तो चेंज को एक्सेप्ट करने से लोग डरते हैं, लेकिन चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. चेंज करना ज़रूरी है, रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है. तो पाथ ऑफ स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इज़ नॉट ईजी एंड कंफर्टेबल, एंड इट हैज़ नॉट बीन ईजी टू पुट द कंट्री ऑन द पाथ टू रैपिड डेवलपमेंट. तो रैपिड डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब यहाँ पर रिफॉर्म किया जाए, और रिफॉर्म का ही एक पाथ है जिसकी वजह से हम एक नया विजन और नए गोल को अचीव कर सकते हैं. तो वी हैव ओपन द स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स टू द यूथ्स आफ्टर ओनली द गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी ओवर दीज सेक्टर्स फॉर ईयर्स. फ्रॉम ड्रोन्स टू एयरक्राफ्ट टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो यूथ्स हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है. जो इसरो, इसके अलावा जो DRDO की फैसिलिटीज़ हैं उनको यूथ के लिए यहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो यूथ हैं वो यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकें. During the COVID period, youths in Bengaluru helped people all around the world. Bengaluru showed that if government अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और गवर्नमेंट यहाँ पर मिनिमम इंटरवेंशन करे इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, तो जो यूथ्स हैं वो कंट्री को एक अलग ही हाइट पर ले जा सकते हैं. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ यहाँ पर फैसिलिटेट कर रही है, बाकी यहाँ पर जो भी किया जा रहा है वो सिटीजन्स के द्वारा किया जा रहा है. तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए और गवर्नमेंट यहाँ पर कम से कम इंटरफेयर करे, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटेट करे, ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कहना है. तो देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, जिसमें बेंगलुरु एक बिग सेंटर है. लास्ट 8 ईयर्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है. बहुत सारी यहाँ पर $1 बिलियन कंपनीज आई हैं जो कि यहाँ पर हर मंथ और ज़्यादा ऐड हो रही हैं. तो $1 बिलियन कंपनीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. तो स्ट्रेंथ ऑफ बेंगलुरु इज़ दैट इट टीचेस पीपल टू ऑल्सो चेंज देयर माइंडसेट, इंक्लूडिंग दोज पीपल हु व्यू द प्राइवेट सेक्टर. जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को डिसरिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर स्टार्टअप्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, इनोवेशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर लोगों को जॉब सीकर से बढ़कर यहाँ पर जॉब गिवर बनाने की ज़रूरत है. तो स्ट्रेंथ ऑफ बेंगलुरु इज़ दैट इट टीचेस पीपल टू ऑल्सो चेंज देयर माइंडसेट, इंक्लूडिंग दोज पीपल हु व्यू द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया विद डिसरिस्पेक्ट. तो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री एंड द एबिलिटी ऑफ करोर्स ऑफ पीपल आर बेलिटल्ड बाय द पीपल, जो कि ऑब्सेस्ड हैं विद पॉलिटिक्स. तो ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कहना है. तो जो भी प्राइम मिनिस्टर का व्यू पॉइंट है एक बार हमने डिस्कस कर लिया. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पर जो सेकंड न्यूज़ है, अग्निपथ पायलट ट्वीक्स इफ़ नीडेड आफ्टर 4 to 5 years. तो यहाँ पर आर्मी के वाइस चीफ का ये कहना है कि अगर कोई भी चेंज की ज़रूरत लगती है तो वह 4-5 सालों के बाद किया जा सकता है. तो यहाँ पर ट्वीक्स पॉसिबल हैं जो कि किए जा सकते हैं. पहले इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा और उसके बाद अगर कोई भी चेंज की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर किया जाएगा. सेवा निधि पैकेज हमने डिस्कस किया था, तो एक बार सेवा निधि पैकेज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं. तो सेवा निधि पैकेज में क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पर जो सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज जो अग्निपथ स्कीम में, जो अग्निपथ वीर्स को यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी, उस सैलरी का यहाँ पर कुछ परसेंट चला जाएगा सेवा निधि पैकेज में, और उतना ही यहाँ पर गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करेगी. तो दिस इंक्लूड्स अ पैकेज ऑफ ₹11.71 लाख सेवा निधि टैक्स एग्जेम्प्ट फाइनेंशियल पैकेज. तो जब यहाँ पर 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा तो वो जो मनी है 11.71 लाख का, वो यहाँ पर अग्निवीर को दे दिया जाएगा, और ये पूरी तरीके से टैक्स एग्जेम्प्ट होगा. सो अ यंग बॉय कमिंग इन एट 18 years ऑफ एज आफ्टर 4 years गोज बैक विद अराउंड 24 लाख रुपीज़. तो 11.72 लाख यहाँ पर सैलरी और 11.71 लाख जो कि इस पैकेज में मिलेगा. The government has also said an Agniveer can take a loan of ₹18 lakh over a period of 3 years. और यहाँ पर जो सेवा निधि पैकेज उसको कोलेट्रल की तरह यूज़ किया जा सकता है. तो सेवा निधि आपको पता होना चाहिए कि सेवा निधि क्या है. तो यहाँ पर जो सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज सेवा निधि पैकेज में चला जाएगा, गवर्नमेंट उतना ही को कंट्रीब्यूट करेगी, और यहाँ पर एट द एंड ऑफ 4 years कुछ 11.71 लाख रुपीज़ हो चुके होंगे और ये पूरी तरीके से टैक्स एग्जेम्प्टेड होंगे.
तो ये है यहाँ पर सेवानिधि पैकेज। अब हम आगे चलते हैं। एट टेबल रीवर्किंग स्कूल करिकुलम 24 विद RSS लिंक्स। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन की है और इंडियन एक्सप्रेस ने ये पाया कि जो यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें जो यहाँ पर लोग हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर RSS से लिंक रखते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि उसकी वजह से हमें टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल कलरेशन देखने को मिले। तो बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एट टेबल रीवर्किंग स्कूल करिकुलम 24 विद RSS लिंक्स, तो इनका ये न्यूज़ बताने का एक यही पर्पस था कि इसकी वजह से हो सकता है कि हमें टेक्स्ट बुक्स में आइडियोलॉजिकल कलरेशन देखने को मिले। नेक्स्ट है टू एंड इलीगल माइनिंग MP प्लान्स टू मेक इट लीगल इन पार्ट्स ऑफ चंबल सेंचुरी। सैंड माइनिंग पूरी तरीके से सेंचुरी में बैन कर दी गई थी 2006 में, लेकिन उसकी वजह से इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई। अब इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा अपना टाइम डिवोट करना पड़ा इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए। तो जितना यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये स्टेप लिया है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ पार्ट्स में जो माइनिंग है उसको लीगल कर देते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी कलेक्ट हो जाएगी और इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए जो रिसोर्सेज यहाँ पर एलोकेट करने पड़ रहे थे वो भी यहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। टू फ्री इट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिवोटिंग टू मच टाइम, रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स इन फाइटिंग इलीगल माइनिंग इन द नेशनल चंबल सेंचुरी, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू ओपन 292 हेक्टेयर्स फॉर माइनिंग इन 5 स्ट्रेचेस ऑन चंबल। और चंबल की ट्रिब्यूटरी पार्वती में यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पर माइनिंग को कुछ पार्ट्स में लीगल कर दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट टच इश्यूज दैट रिक्वायर लॉ मेकर्स रूल। तो यहाँ पर इनका ये कहना है एपेक्स कोर्ट कांट एंड मस्ट नॉट ट्रांसेंड इट्स रोल बाय डिसाइडिंग इशू रिक्वायरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है, पार्लियामेंट के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इशू नहीं डिसाइड करने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट वो यहाँ पर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है बेसिकली वो उससे ही डील करे और एक दूसरे की स्पेस में ट्रांसेंड करने की कोशिश ना करे, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो कुछ टाइम पहले हमने ये देखा कि बहुत सारे लिटिगेशंस बढ़ चुके हैं। तो इट इज़ ट्रू दैट द सुप्रीम कोर्ट मस्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पर्सन्स एंड परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उससे यहाँ पर डिविएट हो जाए। तो दैट वुड नॉट ओनली बी अ डिविएशन फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बट वुड नॉट सर्व अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो जहाँ पर जिस इशू पर पब्लिक डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, डिस्कोर्सेस की ज़रूरत है, इंगेजमेंट ऑफ सिटीजन्स की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस को ही भेजा है उनके लिए लॉज बनाने के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसेंड नहीं करना चाहिए, ये इनका कहना है, जो कि हमने एक बार डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। मॉडर्न स्कूल आस्क EWS चिल्ड्रन टू पे ₹67,000 इन फीस। लेकिन यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है ऑल प्राइवेट स्कूल्स इन दिल्ली आर रिक्वायर्ड टू रिजर्व 25% ऑफ सीट्स EWS और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, और यहाँ पर इनसे कोई फ़ी कलेक्ट नहीं करनी है और इनको यहाँ पर कंपल्सरीली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है टिल द कंप्लीशन ऑफ क्लास 8th। अब बेसिकली ये लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन स्कूल्स को जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही कम दामों पे लैंड अवेल कराती है। तो स्कूल्स बिल्ट ऑन लैंड गिवन टू देम बाय पब्लिक लैंड ओनिंग एजेंसीज एट कंसेशनल रेट्स मस्ट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू EWS चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट अगर आपको यहाँ पर कंसेशनल रेट्स पे लैंड प्रोवाइड कर रही है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यहाँ पर EWS चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, और ऐसा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भी लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं। आर्मी सेट्स बॉल रोलिंग इश्यूज नोटिफिकेशन। तो मैंने आपको फर्स्ट पेज पर भी पढ़ा है कि आर्मी ने यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। तो आर्मीज मूव टू इशू द नोटिफिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ सोल्जर्स अंडर अग्निपथ सिग्नल्स। तो इससे ये पता चलता है कि इस स्कीम का रोल बैक तो नहीं होने वाला है। इट सेड द सर्विस ऑफ सोल्जर्स और अग्निवीर्स कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, और ये डिस्टिंक्ट रैंक होगा इन द इंडियन आर्मी। जो भी एग्जिस्टिंग रैंक्स हैं उनसे बेसिकली अलग रैंक होगी अग्निवीर्स की। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनको एक अलग इंसिग्निया भी मिलेगा। तो विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम द एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द रेगुलर कार्डर ऑफ इंडियन आर्मी एक्सेप्ट टेक्निकल कार्डर्स ऑफ मेडिकल ब्रांच विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज पर्सनल जिन्होंने यहाँ पर अग्निवीर का इंगेजमेंट पीरियड पूरा किया है। तो रेगुलर आर्मी में यहाँ पर भर्ती तभी होगी अगर उससे पहले आप अग्निवीर रह चुके हैं। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है, लेकिन फर्स्ट बैच के लिए ये जो 21 साल है इसको 23 साल किया गया है। इट स्टेटेड दैट नॉट मोर देन 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच ऑफ अग्निवीर्स को यहाँ पर इनरोल किया जाएगा इन रेगुलर कार्डर ऑफ द आर्मी।
इनको 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी, जिसका जो 30% अमाउंट है वो यहाँ पर जाएगा सेवा निधि पैकेज में, और गवर्नमेंट उतना ही को कंट्रीब्यूट करेगी। और हर अग्निवीर को यहाँ पर 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। मुंबई सी 6 फोल्ड राइज इन मंथली हार्ट अटैक्स। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका रीज़न एक कोविड है। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट SARS-CoV-2 इंजर्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इन इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जिसकी वजह से क्लॉट हो जाते हैं, हार्ट इन्फ्लामेशन हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो कोविड एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर जो हार्ट अटैक की वजह से डेथ्स बढ़ रही हैं। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो फर्स्ट पेज पर हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि यहाँ पर जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं उसमें मोस्टली जो हैं यहाँ पर एसोसिएटेड विद RSS, जिसकी वजह से हमें आइडियोलॉजिकल कलरेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कल आपको याद होगा तो कल हमने इकॉनमी पेज पर डिस्कस किया था कि RBI की एक रिपोर्ट थी, और RBI की रिपोर्ट से हमें ये पता चला था कि ब्लैक स्वान इवेंट अगर कोई होता है तो ऐसे में बहुत सारा आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा फ्रॉम इंडिया। अब ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या है? ब्लैक स्वान इवेंट नाम कहाँ से पड़ा, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो a study by the Reserve Bank of India has spoken about the possibility of capital outflows to the tune of $100 billion अगर कोई यहाँ पर ब्लैक स्वान इवेंट होता है। अब ब्लैक स्वान क्या होता है? तो ब्लैक स्वान इज़ अ रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट जो कि एक सरप्राइज़ की तरह आता है और पूरी सोसाइटी के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट डालकर चला जाता है। दीज इवेंट्स आर सेट टू हैव द 3 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 3 कौन से इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला ये कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ऐसा कोई इवेंट हो जाएगा। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्ट करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि जब ये हो जाते हैं उसके बाद ही आप पता कर पाते हो, आप समझ पाते हो ये हुआ कैसे। तो एंड दे सीम प्रोबेबल इन हाइंडसाइट व्हेन प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशंस अपीयर। तो एक बार ये हो जाते हैं उसके बाद ही आप इनका एक्सप्लेनेशन जान पाते हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लैक स्वान इवेंट के। तो बेसिकली पूरी तरीके से रेयर इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है तो उसको यहाँ पर ब्लैक स्वान कहा जाता है। अब ये जो टर्म है ब्लैक स्वान इवेंट, इसको किसने दिया था? तो किसने दिया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूरोपियंस को ऐसा लगता था 1697 तक कि स्वान्स जो हैं वो सिर्फ वाइट होते हैं, ब्लैक स्वान नहीं होता है। फिर एक डच एक्सप्लोरर ने ब्लैक स्वान स्पॉट किया ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद यहाँ पर यूरोपियंस को ये बात पता चली कि सिर्फ यहाँ पर वाइट स्वान नहीं, ब्लैक स्वान भी होते हैं। तो मेटाफर ब्लैक स्वान इवेंट, इसीलिए यहाँ पर ब्लैक स्वान इवेंट की बात की गई है जो कि once in a century देखने को मिलता है। तो metaphor black swan event is derived from this unprecedented spotting from the 17th century and how it appended the west understanding of the swan। तो बेसिकली वाइट स्वान थे लेकिन रेयरली यहाँ पर ब्लैक स्वान जो है स्पॉट हुआ, जिसकी वजह से ब्लैक स्वान इवेंट एक नाम पड़ा जो कि यहाँ पर रेयर होता है, पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड होता है। अब ब्लैक स्वान इवेंट से यहाँ पर बचा कैसे जा सकता है? तो बेसिकली आपको अपना सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट रखना है जो कि ऐसे किसी इवेंट को यहाँ पर झेल सके। टू डील विद ब्लैक स्वान अक्रेंसेज एंड विद स्टैंड देयर इम्पैक्ट, तो सिस्टम में रॉबस्टनेस होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैनिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो सेंटर ने यहाँ पर बैन कर दी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1। तो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैड इशूड अ गेजेट नोटिफिकेशन लास्ट ईयर, और यहाँ पर बैन को अनाउंस कर दिया गया है जो कि यहाँ पर जुलाई 1 से स्टार्ट हो जाएगा। एज द नेम सजेस्ट, अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है? तो बेसिकली जिन प्लास्टिक्स को एक बार यूज़ किया जाता है और उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है वो यहाँ पर होती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो एज द नेम सजेस्ट इट रेफर्स टू प्लास्टिक आइटम्स दैट आर यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैज़ अमंग द हाईएस्ट शेयर्स ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड फ्रॉम पैकेजिंग ऑफ आइटम्स। अब प्रॉब्लम क्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की? तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कलेक्ट करना मुश्किल होता है तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप रिसाइकिल भी नहीं कर सकते हो। जो 98% यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से मैन्युफैक्चर होती है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक डिस्कार्डेड। और एक रिपोर्ट से ये पाया गया है कि इंडिया फीचर्स इन द टॉप 100 कंट्रीज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और इंडिया के रैंक यहाँ पर 94 है। जो आइटम्स सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जिनको बैन किया गया है, तो आइटम्स ऑन विच द CPCB हैव अनाउंस्ड अ बैन आर ईयरबड्स, बलून स्टिक्स, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक्स। तो यहाँ पर यूज़ की जाती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। मिनिस्ट्री ने इससे पहले 75 माइक्रॉन की जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया था। फिर यहाँ पर अब इसको 120 माइक्रॉन्स तक इंक्रीज़ करेंगे कि 120 माइक्रॉन से जो भी पतले बैग्स होंगे वो यहाँ पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है जो 50 और 75 माइक्रॉन्स होते हैं वो तो एक टाइप की मशीन से बन जाते हैं, लेकिन 120 माइक्रॉन्स के पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर मशीनरी को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वाइल मैन्युफैक्चरर्स कैन यूज़ द सेम मशीन फॉर 50 एंड 75 माइक्रॉन बैग्स, द मशीनरी विल नीड टू बी अपग्रेडेड फॉर 120 माइक्रॉन्स।
अब वाई दीज आइटम्स, इन आइटम्स को क्यों बैन किया गया है? क्योंकि आप इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। तो वैन विल बी मॉनिटर्ड बाय द CPCB फ्रॉम द सेंटर, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स यहाँ पर स्टेट में मॉनिटर करेंगी और यहाँ पर सेंटर को रेगुलरली रिपोर्ट करेंगी। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी यहाँ पर डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं कि आपको उन कंपनीज़ को रॉ मटेरियल्स नहीं सप्लाई करना है जो भी यहाँ पर बैंड आइटम्स में इंगेज करेंगी। लास्ट वीक CPCB इशूड वन टाइम सर्टिफिकेट टू 200 मैन्युफैक्चरर्स कि ये जो है कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक को ही यूज़ कर रहे हैं और इन्होंने BIS स्टैंडर्ड इनको मिल चुका है। कोई भी अगर वॉयलेट करेगा इन स्टैंडर्ड्स को तो बेसिकली उनका लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो लोकल अथॉरिटीज़ हैव बीन डायरेक्टेड टू इशू फ्रेश कमर्शियल लाइसेंसेज विद द कंडीशन कि ये जो हैं ये यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अर्लियर दिस ईयर 124 कंट्रीज़ जो कि UNEP की पार्टीज़ है उन्होंने डिसाइड किया इंक्लूडिंग इंडिया, और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन साइन किया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाएगा। तो साइंड अ रेजोल्यूशन टू ड्रॉ अप एन एग्रीमेंट विच विल इन द फ्यूचर मेक इट लीगली बाइंडिंग फॉर द सिग्नेटरीज कि फुल लाइफ ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एड्रेस करना है प्लास्टिक पोल्यूशन को। तो इसके लिए एक रेजोल्यूशन साइन हुआ था, इंडिया ने भी उसको साइन किया था, और जो कि लीगली बाइंडिंग बनाता है इन पार्टीज़ के लिए टू एड्रेस द फुल लाइफ ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। हाउ बर्ड हिट्स हैपन, वाई दे आर अ कंसर्न, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली 2 एयरक्राफ्ट में यहाँ पर बर्ड हिट का इंसिडेंट देखने को मिला, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ लाइटनिंग किल्स एंड विच एरियाज आर द मोस्ट प्रोन टू स्ट्राइक्स। अब लाइटनिंग का फिनोमेना कैसे होता है पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो लाइटनिंग क्या होता है? बेसिकली रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटमॉस्फेयर में, और जिसमें से 15 से 20% अर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन उसका जो 15 से 20% होता है वो अर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है। अब ये फिनोमेना होता कैसे ये हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्चार्ज आर जनरेटेड इन जाइंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स जो कि 10 से 12 किलोमीटर टॉल होते हैं। जो बेस होता है इन क्लाउड्स का वो बेसिकली 1 से 2 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस पे होता है, और जो यहाँ पर टॉप होता है वो 12 से 13 किलोमीटर ऊपर होता है। जो टेम्परेचर होता है इन क्लाउड्स का ये -35 डिग्री से -45 डिग्री के रेंज में होता है। अब हम फिनोमेना देखेंगे। अब फिनोमेना ये है कि जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जाती है तो जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर फॉल होता है। तो टेम्परेचर फॉल होता है तो ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये जो कंडेंस होते होते बेसिकली स्मॉल आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर स्मॉल आइस क्रिस्टल बन जाती है, और जैसे जैसे ये लोग और ऊपर जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स तो ये जो स्मॉल आइस क्रिस्टल्स हैं ये बिग आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फिर ये इतने ज़्यादा बिग हो जाते हैं कि ये अर्थ के ऊपर फॉल करने लगते हैं। तो दे कंटिन्यू टू मूव अप गैदरिंग मास अंटिल दे आर सो हैवी दैट दे स्टार्ट टू फॉल टू अर्थ। तो ऐसे में आप ये देख रहे हो कि जो बड़े आइस क्रिस्टल्स हैं ये नीचे गिर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर छोटे आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। तो फिर ये जो बड़े आइस क्रिस्टल्स हैं और छोटे आइस क्रिस्टल्स हैं इनके बीच में होता है कॉलिजन। तो दिस लीड्स टू अ सिस्टम इन विच साइमल्टेनियसली स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स आर मूविंग अप एंड बिगर क्रिस्टल्स आर कमिंग डाउन। और यहाँ पर कॉलिजन होता है, कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रिगर होता है एंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि प्रोसेस सिमिलर जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वैसा ही यहाँ पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस दैट इज वेरी सिमिलर टू द जनरेशन ऑफ स्पार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा कॉलिजन होता है और एक चेन रिएक्शन टाइप की हो जाती है। अब इस प्रोसेस की वजह से जो टॉप लेयर है क्लाउड की वो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो मिडिल लेयर है वो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से अब मैसिव करंट हमें देखने को मिलता है 2 मिलियन एम्पियर्स, और जो कि यहाँ पर लेयर के बीच में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जो अर्थ है वैसे अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, लेकिन जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो अर्थ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो हाउएवर इन कंपैरिजन टू द मिडिल लेयर ऑफ द क्लाउड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ऐसे में जो 15 to 20% ऑफ द करंट है वो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द अर्थ, जिसकी वजह से डैमेज होता है टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अर्थ। अब विच एरियाज आर लाइटनिंग प्रोन, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी बाय द क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल, जो कि क्लोजली यहाँ पर काम करता है लाइक द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मध्य प्रदेश हैज़ रिपोर्टेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ ने फॉलो किया, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है जो लाइटनिंग है वो नेचुरल डिजास्टर की तरह क्लासीफाइड नहीं है इंडिया में, बट रीसेंट एफर्ट्स हैव रिजल्टेड, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई लाइटिंग स्ट्राइक हो उससे पहले यहाँ पर लोगों को बता दिया जाए, लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो लाइटिंग डेथ्स हैं वो यहाँ पर कम हो सकें। आगे हम चलते हैं व्हाट वर्क्स बेस्ट। अब जो इंडिया है वो ज़्यादा कोयला खरीद रहा है रशिया से, US से हम खरीद रहे हैं यूरिया।
तो बेसिकली हम यहाँ पर जो अपने सप्लाई सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर इंडिया कि हम अपने सप्लाई सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ रशियन कोल इन जून आर रिपोर्टेडली एक्सपेक्टेड टू द हाइएस्ट इन एटलीस्ट 7.5 ईयर्स। और यहाँ पर जो रशिया है उसने सऊदी अरेबिया को डिस्प्लेस कर दिया टू बिकम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर आफ्टर इराक। तो सबसे ज़्यादा ऑयल अभी इराक से खरीद रहे हैं, सेकंड नंबर पे हम यहाँ पर रशिया से खरीद रहे हैं। नीदर ऑफ दीज आर अनवेलकम डेवलपमेंट्स, और हम यहाँ पर यूरिया खरीद रहे हैं यूएस से। अब बेसिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें जहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जहाँ से कम प्राइसेस में मिल रहा है, वहाँ से हम खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएस से हमें यूरिया जो है कम प्राइस में मिल रहा है, तो हम वहाँ से खरीद रहे हैं। तो विद रशियन ट्रेडर्स ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑफ 25 to 30% फॉर थर्मल कोल एंड एक्सेप्टिंग पेमेंट इन रुपीज़, तो ऐसे में ये जो डील है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पर रशिया पर स्विच कर दिया और रशिया से हम कोयला खरीद रहे हैं, रशिया से हम यहाँ पर ऑयल खरीद रहे हैं। It has likewise become economical now to import urea from the यूरिया फ्रॉम द US, क्योंकि जो US है वो यहाँ पर हमें कम प्राइजेस में यूरिया उपलब्ध करा रहा है। तो बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो यहाँ पर इम्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, एंड दैट इज़ गुड फॉर इंडिया। द ग्रोइंग ट्रेड विद रशिया मे नॉट बी द वेस्ट लाइकिंग, तो ये वेस्ट को पसंद नहीं आएगा कि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के इंटरेस्ट को हमें सबसे ऊपर रखना है। तो यही बताया गया, द इकोनॉमिक एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर्स ओवर राइडिंग इट्स जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज इज़ अ रियलिटी दैट द वेस्ट हैज़ टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट, कि हर कोई कंट्री अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, जैसे यूएस हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द रेकलेस बोरोवर। तो ये पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल है, एक बार हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज़ अ करेंट डेट ऑफ $87.7 बिलियन, और इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेट जो ले रखा है पाकिस्तान ने वो यहाँ पर ले रखा है चाइना से। अब डेट चाइना से ज़्यादा ले रखा है वो तो एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि चाइना से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रखा है। तो मीन वाइल इवन इज द कंट्री रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, द मिलिट्री ने अपना बजट यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया और 11% इंक्रीज़ देखने को मिला है पाकिस्तान की बजटरी एलोकेशन में टू द मिलिट्री। गिवन द रोल चाइनीज़ लैंडिंग हैज़ प्लेड इन द क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, और जो चाइना है बेसिकली चाइना यहाँ पर क्या करता है, चाइना यहाँ पर करता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो कि यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी की है। और पाकिस्तान श्रीलंका की ये जो क्राइसिस है इसमें कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई है। तो चाइना इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर विद आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ $14.5 बिलियन। अब ये जो एब्सोल्यूट अमाउंट है इसमें ये इंक्लूड नहीं किया गया कि कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया गया, तो बेसिकली यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो चाइना के लोन्स का बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली लिबोर प्लस 2.75 to 3% का लोन है, जो कि हो जाते हैं 5.5 से 6% के लोन पर यहाँ पर लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा लोन। अगर कोई भी यहाँ पर सोल्यूशन होता है कि पाकिस्तान के पास अब बहुत कम फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करता है कि चाइना उसको कुछ हेयर कट प्रोवाइड कर दे या चाइना कुछ यहाँ पर डेट माफ़ कर दे, तो चाइना के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद और भी जो कंट्रीज़ है वो भी यही डिमांड करने लगेंगे कि पाकिस्तान को क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारे लिए भी लोन्स माफ़ करो। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि चाइना चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो एनी लास्टिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज कंट्रीज़ विल हैव टू इन्वॉल्व चाइना, इट विल हैव टू चिप इन, इंटरेस्ट रेट को लोअर करना पड़ेगा, रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये तो कुछ डेट फॉरगिवनेस देनी पड़ेगी। हाउएवर इफ चाइना डज राइट ऑफ सम ऑफ इट्स लोन, अगर चाइना ऐसा करता है तो ऐसे में सिमिलर डिमांड चाइना को देखने को मिलेगी फ्रॉम अदर बोरोवर्स, तो ऐसे में चाइना ऐसा नहीं कर सकता। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अ जॉल्ट इन पेरिस। अब जॉल्ट इन पेरिस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस में जो यहाँ पर फ्रांस की असेंबली है, तो बोथ द लेफ्ट एंड द फार राइट हैव गेन्ड इन द नेशनल असेंबली, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रिस्ट हैं बेसिकली यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनकी जो इंसेंबल है उसको यहाँ पर ज़्यादा सीट्स नहीं मिल पाई है। तो इंसेंबल इज़ स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट अलायंस, लेकिन उसके बाद भी मेजॉरिटी नहीं है। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल पैरालिसिस देखने को मिल सकती है फ्रांस में। अब ऐसा क्यों हुआ है फ्रांस में, तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर मैक्रोन हैज़ डन हिज बेस्ट टू रिक्लेम फ्रांस ग्लोबल स्टेचर। यहाँ पर फ्रांस ने लीडरशिप रोल प्ले करने की कोशिश की, इसके अलावा यूक्रेन और इंडो पैसिफिक के इशू में भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हम थोड़ा पीछे हटें, इसके अलावा लोगों का ऐसा मानना है कि मैक्रोन एंड हिज पार्टी हैव नॉट डन एनफ टू रीच आउट टू दोज हु फील डिसइनफ्रेंचाइज्ड, तो ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इंसेंबल को इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं मिली है नेशनल असेंबली में। यहाँ पर एक टर्म मेंशन है जिलेट्स जॉन्स, तो ये इसका मतलब होता है येलो वेस्ट। तो फ्रांस में एक मूवमेंट हुआ था येलो वेस्ट मूवमेंट, जिसके लिए ये टर्म यूज़ किया गया जिलेट जॉन्स। तो ये पता होना चाहिए आपको। बस अब हम आगे चलते हैं। ऑन जॉब्स द बिग पिक्चर।
एनएसओ के सर्वे से हमें ये पता चला है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2% हो चुका है। 2019-20 में 4.8% था, और ये पैंडेमिक की पीक पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बताया गया कि 4.2% है। तो दिस साउंड गुड बिकॉज इट सीम्स कि स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, जॉब्स बढ़ रही होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर कम हो रहा होगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है कि आने वाले 1.5 सालों में यहाँ पर 1 मिलियन जॉब्स दी जाएंगी। तो सो व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन टुडे इन इंडिया। तो अगर हम देखें, अगर हमें ये लगे कि जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, अगर जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी तो लोगों की इनकम जनरेशन होगी, अगर इनकम जनरेशन होगी तो लोग यहाँ पर डिमांड करेंगे, अगर लोग यहाँ पर कंज्यूम करेंगे, डिमांड करेंगे, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन बड़े होगी तो और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, तो दैट इज़ गुड फॉर जीडीपी, हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। लेकिन सब कुछ इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जितना आपको इन नंबर से दिख रहा है। तो हेयर द पिक्चर में नॉट बी टू एश्योरिंग। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैव बीन रजिस्टरिंग नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। देयर हैव ऑल्सो बीन अ टॉक अबाउट स्टार्टअप्स की स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं वो बहुत स्मॉल स्केल पे हो रहे हैं। अगर उनको स्केलिंग करनी है तो उसके लिए उनको फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन फंड्स जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। बट दोज दैट आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट और पी फंड्स हैव सफर्ड अ सेटबैक। तो अगर यहाँ पर स्केलिंग करनी है लार्ज स्केल की स्टार्टअप्स पे तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्टिंगली इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट ग्लोबली 80 to 85% ऑफ स्टार्टअप्स फोल्ड अप इन द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स मेनली ड्यू टू नॉन वायबल मॉडल्स जो कि स्केल अप नहीं कर पाते हैं। और जब तक यहाँ पर स्टार्टअप्स स्केल अप नहीं कर पाएंगे तब तक वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जो ये बात की जा रही है कि स्टार्टअप्स बनेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक यहाँ पर फंड्स ना हो। देयरफॉर व्हाइल स्टार्टअप्स साउंड एक्साइटिंग, जॉब क्रिएशन एट स्केल कांट बी पार्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स जब तक यहाँ पर ए शॉर्ट फ्लो ऑफ फंड्स ना हो। फिर यहाँ पर एनएसओ के डेटा से हमें ये पता चला जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर 4.2% पर आ चुका है। ये हमें गुड न्यूज़ देखने में लगती है, बट दिस डज नॉट सीम इन सिंक विद दोज टाइम्स। अब उस समय जहाँ पर लोगों की नौकरियाँ जा रही थी, जो माइग्रेंट्स हैं, दे वर फोर्स टू गो बैक होम, तो ऐसे ही में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन कैसे हो सकता है। तो ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन है। फिर ऑथर ने यहाँ पर CMIE के डेटा को कोट किया है। तो देयर इज समथिंग दैट रिक्वायर्स फर्दर एग्जामिनेशन गिवन दैट CMIE's अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैव बीन बिटवीन 7 to 10% ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। फिर यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट है कि अगले 1.5 सालों में यहाँ पर 1 मिलियन जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि उसकी वजह से बजटरी एलोकेशन जो है इन जॉब्स को क्रिएट करने के लिए वो बढ़ाना पड़ेगा। तो थर्ड इशू दैट वुड हैव टू बी केप्ट इन माइंड इज द इंक्रीज इन कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट एज पर द बजट फॉर 2022-23। जो एवरेज आउटगो है पर एम्प्लॉय दैट वाज अराउंड 12.20 लाख, और जितने ज़्यादा लोग रिटायर होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर पेंशन फंड्स होने चाहिए। तो ऐसे में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ऐसे में आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ज़्यादा फिस्कल स्पेस नहीं होगा। तो देयरफॉर द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट पिक्चर लुक्स कॉम्प्लेक्स टुडे। ऑफिशियली हमें ऐसा दिख रहा है कि रेट कमिंग डाउन, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर कम हो रहा है। जो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटेंट है कि 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स, वो लॉडेबल है, लेकिन जो टास्क है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, और उसके लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लानिंग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 21st अमेंडमेंट क्लियर्ड बाय लंका कैबिनेट टू ट्रिम प्रेसिडेंट्स पावर। तो 21st अमेंडमेंट क्यों न्यूज़ में था, तो यहाँ पर श्रीलंका के रिगार्डिंग न्यूज़ में था। अब 21st अमेंडमेंट क्यों किया गया है, तो इससे पहले श्रीलंका ने एक अमेंडमेंट किया था 20A, जिसमें यहाँ पर प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दी गई थी। तो प्रेसिडेंट की पावर को ट्रिम करने के लिए और पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर देने के लिए ये 21st अमेंडमेंट लेकर आए हैं। तो श्रीलंकन कैबिनेट ऑन मंडे अप्रूव द 21st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड एट एम्पावरिंग पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, और ये पार्लियामेंट में सून टेबल किया जाएगा। चेंज ऑफ गार्ड इन इसराइल। तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, अब यहाँ पर वापस से इलेक्शंस होंगे, और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो होने वाले हैं यार लैपिड। तो बेनेट विल स्टेप असाइड टू बी रिप्लेस्ड बाय फॉरेन मिनिस्टर यार लैपिड, और यहाँ पर पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाएगा, फिर से इलेक्शंस होंगे, और ये 5th इलेक्शन होंगे इन द 3 years। आगे चलते हैं हम। पोर्ट ऑफ ओडेसा कम्स अंडर अटैक एज रशियंस एडवांस इन ईस्टर्न यूक्रेन। अभी जो ओडेसा है ये यूक्रेन का बिगेस्ट ब्लैक सी पोर्ट है, और जो कि यहाँ पर रशिया कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो ओडेसा कहाँ की लोकेशन है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। 5 स्टेट्स नीड टू टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज डेट लेवल्स। अब यहाँ पर जो पंजाब का डेट टू GSDP रेशियो वो सबसे ज़्यादा 2026-27 में वो 45% तक पहुँच सकता है। तो बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल आर द 5 हाईली स्ट्रेस्ड स्टेट्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। और हमें ये पता चला है जो डेट टू GSDP रेशियो है वो पंजाब का वर्स्ट पोजीशन में है, और जो डेट टू GSDP रेशियो वो 45% पहुँच सकता है 2026-27
2026-27 में। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला का जो है वो 35% पहुँच सकता है 2026-27 में। तो इससे ये पता चल रहा है जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है इन स्टेट्स का, अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड कर लें तो वो यहाँ पर 35% हो जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे में इनके पास बहुत कम फिस्कल स्पेस बचेगा, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर पाएँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनके पास कम पैसे बचेंगे, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर एक्सपेंडिचर इनका चला जाएगा इन द रेवेन्यू फॉर्म। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर विच इंटर आलिया इंक्लूड्स इंटरेस्ट payments, pensions and administrative expenses accounts for a significant portion of the total revenue expenditure। तो इसके अलावा इनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी कम हो रहा है। तो टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाओगे। ये हमें आरबीआई से पता चला है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।